में क्या है? ये फेकू जी हैं, इन्होंने कोई वादे पूरे नहीं करे अपने। जितना हो रहा था सब इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है। अगर एक ने रिजाइन दिया तो ये इसी वजह से डर गए हैं, क्योंकि एक को देना पड़ा तो फिर सबको देना पड़ेगा। लाठी का नहीं है, इनके निशान में लाठी का नहीं। हाँ संसद नहीं, सीधा समझा भाई के बाद। एक सेकंड इसको बता देना, अब की बार संसद के पार, 400 पार नहीं, संसद के पार। सरकार 27 में भी चली जाएगी। और मोदी तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में। तो देखिए, गूंगी बेरी सरकार है, लेकिन जिस प्रकार से स्टूडेंट डटे हुए हैं, सरकार को सुनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके युवाओं की बात करते हैं, भारत में आके युवाओं को भूल जाते हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे नीट का पेपर विदेशों में देंगे, हिंदुस्तान में नहीं देंगे, क्योंकि इनको अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत पता है कि क्या इनका फ्यूचर। कल ये आपके मंत्रालय में भी होंगे, कल ये डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी इनमें होंगे, सब बड़े से बड़े अफसर इनमें ही होंगे। कि मोदी जी प्लीज आज इस सिस्टम को सुधारिए। आज तो दिल्ली में इंटरनेट बंद कर दिया गया, फिर भी लोग रुक नहीं रहे हैं। सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, फिर भी लोग आ रहे हैं। और जो दिल्ली आने वाली ट्रेनें हैं 5-5, 7-7 घंटे लेट कर दी जा रही ताकि लोग ना पहुंचे, फिर भी लोग आ रहे हैं। और अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आप चाहती हो द्रौपदी मुर्मू जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कि आप हमारे भारत का ऐसा स्थिति आ जाए, नेपाल बन जाए, बांग्लादेश बन जाए, आप क्यों मजबूर कर रहे हो हम लोगों को? और आज गवर्नमेंट आंसर क्यों नहीं कर रही है? सिंपल सी बात है, उनकी रैली में इतने लोग पैसे देके भी नहीं आते, यहाँ फ्री में उतने बच्चे स्टैंड ले रहे हैं, तो वो खुद को नीचा कभी दिखा ही नहीं सकते। ये मोदी नहीं है, ये मोदी जनरल डायर है। में क्या है? ये फेकू जी हैं, इन्होंने कोई वादे पूरे नहीं करे अपने। जितना हो रहा था सब इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है। सब इन्होंने फेंका है, इन्होंने कुछ नहीं किया अपने पूरे पॉलिटिक्स के करियर में। इनसे बस एक काम हुआ फेंकने के अलावा, और इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो जेनजी है इतना क्रिएटिव है, मतलब बहुत क्रिएटिव स्लोगन्स लिखे हुए हैं आप लोगों ने। हाँ तो जी। इतना मतलब क्रिएटिव माइंड कैसे चलता है जेनजी का? देखो, अब उम्र ही ऐसी है, बंदा दो चीजों में दिमाग लगाता है, सही में गलत में। अब उसके ऊपर है, वो सही लगा गए तो सही जाएगा, सही लगाएगा तो ऐसी चीजें निकलेंगी, गलत जाएगा तो फिर गलत होगा। क्या लगता है कि सरकार अभी आपकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? सरकार तो सुनी रही है, लेकिन सुन के भी अनसुना कर रही है। यहाँ से सुन के यहाँ से गायब। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे इतने लोग आ गए, ऐसी चीजें लेके आ गए, उनको सब पता है भाई। वो यहाँ से सुन के यूं हटा देते हैं। नहीं, वो तो एक तरीके से इग्नोर करना हो गया। अगर आपको दिख भी रहा है, अगर उस पे नहीं सुन रहे हो, वो सुन के भी अंधे हैं, देख के भी, सुन के भी बहरे, देख के भी अंधे। तो आप तो इसी देश के बच्चे हैं, आप इसी देश का फ्यूचर हैं। हाँ। अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? तो ये उनको समझना चाहिए ना। जैसे वोट के टाइम पे हम उनकी बातें सुनते हैं, उनका मैनिफेस्टो होता है जो हम उसको पढ़ के जाते हैं कि ये होगा, जब जाके हम वोट देते हैं। अब जब उनकी बारी आती है कहने के लिए तो वो अनसुना कर देते हैं, तो ये बात गलत है ना। बिल्कुल। तो ये जितने भी ये स्टूडेंट यहाँ पर हैं, तो क्या लगता है कि स्टूडेंट की जो डिमांड है वो भी पेपर लीक से रिलेटेड है? आगे और भी कुछ इश्यूज हैं स्टूडेंट के? पेपर लीक तो बस एक स्टेप है। इसके बाद हमारी जो भी डिमांड होगी, जो भी शॉर्टकमिंग होंगी, हम उसको आगे रखेंगे। और अगर एक बंदा गिरा, अगर एक ने रिजाइन दिया, तो ये इसी वजह से डर गए हैं, क्योंकि एक को देना पड़ा तो फिर सबको देना पड़ेगा। इसलिए ये एक को इसी वजह से नहीं देंगे, क्या कि स्टार्टअप ना मिले इन्हें। समझ गए? लाठी का नहीं है, इनके निशान में लाठी का नहीं। संसद के पार। हाँ संसद नहीं, सीधा समझा भाई के बाद। एक सेकंड, इसको बता देना, अब की बार संसद के पार, 400 पार नहीं, संसद के पार। क्योंकि अब लोकतंत्र की असली जो मिल्कियत है, असली जो सदस्य है, 40 करोड़ की जनसंख्या जो कि 2 अरब करीब की पहुंच रही है, अब वो पूरा असली लोकतंत्र मैदान में है। अब जिनकी वजह से आप सदस्य बन करके, प्रतिनिधि बन करके राज कर रहे थे, आपकी जरूरत नहीं है। आपके जैसे नौकरों की और चौकीदारों की जरूरत नहीं है। अब असली हकदार जो है लोकतंत्र के, जिनके लिए आपने परिभाषा दी थी, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड द पीपल, वो अब सब यहीं पर है। हमें ऐसा लोकतंत्र चाहिए। ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को आप गन और कट्टा लेकर अंदर ले जाते हो, और हम जैसे जो असली उस लोकतंत्र के सदस्य हैं उन्हें हर चीज में चेकआउट करके भी नहीं जाने देते। क्या कर रहे थे? मतलब जो आपको भी लगी लाठी?
भीड़ में थे सबके साथ। कहाँ वो तो लगी? अंधे में लाठी चार्ज हो रही है वहाँ तो। वो यहाँ नहीं देख रहे हैं कि बच्चे हैं, बड़े हैं, बुढ़े हैं, कौन है। वो तो बस डंडा चला रहे हैं, सिविल में है, आपके साथ प्रोटेक्ट बिना नेल के हैं। पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब किसकी तरफ से हुई थी? शुरुआत में मैं आगे तो था नहीं। नहीं मतलब आपको अगर पता चला हो जैसे बाकी लोगों से कि शुरुआत किसने गलती करी या पुलिस ने पहले मारा, किसने? स्टार्टिंग पुलिस ने की थी, क्योंकि ऊपर से ही ऑर्डर मिले इनको। कहाँ लगी है, दिखाएंगे आप कहाँ? ये डंडे का निशान है, कील का निशान है, ये डंडे में कील लगा रखी थी पुलिस वालों ने, उसके निशान है। ये देखो। अगर भाई अलग अलग तो कलर मोटा वाली होता। चलनी है। देखिए उनने जो कुछ तो अभी किया ना, दोबारा भी यहाँ भाई कभी भी लाठीचार्ज हो सकती है कुछ आप। भाई हम छोटे हैं इसलिए हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें कॉकरोच समझ के दवाई दोगे। अगर कॉकरोच उठ गया तो इस दिल्ली पुलिस की फाड़ देगा। अभी शांत है तो शांत रहने दो। तो कल होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। तानाशाही लोग झुक गए, सरकार तो बड़ी चीज है। दूर दराज से लोग आए हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ आए हुए, लाठी डंडे खा रहे हैं, रोडों पे धक्का मुक्की हो रही है, उनके साथ बेबर्ता की जा रही है। बहुत जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, इस तरीके से अपने घर परिवार में कोई बच्चों को भी नहीं मारता है। हमारे घर के ही बच्चे होंगे, ये यहाँ जितने बच्चे घूम रहे हैं ये हमारे आपके घर के बच्चे होंगे, और आने वाले दिनों में अगर नहीं होंगे तो तैयार हो रहे होंगे, कल परसों नरसों 2-4 दिन में आ जाएंगे। और आप देख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जितनी भी जगह पड़ी है ना लाल बत्ती तक, अगर सरकार को यहाँ से झुकना ना पड़ा तो कहना छोड़ दिएगा, ये भर जाएगा भर। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आने वाले दिनों में 25 तारीख को देख लीजिएगा। 25 को अभी चंद्रशेखर आजाद जी का एक बयान जारी हुआ, मैंने देखा था सदन में, पार्लियामेंट में। 25 तारीख को हर जिले के अंदर डीएम को ज्ञापन राज्यपाल महोदय जी को दिया जाएगा। और ये दिल्ली से जो आग लगी है ना, ये 16 बन के बिखरेगी बहुत तेजी से। उत्तर प्रदेश के हर कोने, हर जिले, हर विधानसभा में बहुत बड़ा धरना होगा। सरकार को तो झुकना ही होगा। सरकार 27 में भी चली जाएगी। और मोदी जी, मोदी तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में। ये युवा देख रहे हो, ये किस तरीके से बेचारा तत्व होके घूम रहा है यहाँ। इनको क्या पड़ा है? जिसका घर परिवार ना हो, जिसके बच्चे ना हो, वो बच्चों का घर परिवार का दुख दर्द क्या जानेगा? आपके बच्चे नहीं, आप नहीं जान सकते, हमारा बच्चा नहीं है तो हम नहीं जान सकते। हम तो कहते हैं जिनका परिवार हो, जिनकी बीबी हो, बच्चे हो, वो इन बच्चों का, इन महिलाओं का, बहन बेटियों का दुख दर्द जान सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर उपासना है, मैं दिल्ली से ही हूँ। और जो आपका अभी सवाल था कि सरकार को इतना टाइम क्यों लग रहा है, देखिए मैं यहाँ पे पहले 2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ जो लोग हैं, मतलब जितने भी, वो किसी गवर्नमेंट से नहीं है। गवर्नमेंट हमारा घर नहीं चला रही, पहली बात। अगर आज बीजेपी में सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है। अगर आज कांग्रेस होती है, कोई और होती है, उनसे सवाल पूछा जाता। बात यहाँ हर उस बच्चे के स्ट्रगल की है जो आज वो चीज़ें फेस कर रहा है उसके करियर को लेके। और आज गवर्नमेंट आंसर क्यों नहीं कर रही है? सिंपल सी बात है, उनकी रैली में इतने लोग पैसे देके भी नहीं आते। यहाँ फ्री में उतने बच्चे स्टैंड ले रहे हैं तो वो खुद को नीचा कभी दिखा ही नहीं सकते। ठीक है, आज हर बच्चा अपनी जेब से, चाहे वो कमा रहा है या वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वो आज यहाँ पे है अपनी जेब से पैसा लगा के। और आप देश के युवा की ताकत देखो कि आज देश से, विदेश से लोग खाना पानी हर चीज उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए अब भी कि कोई भी सरकार हमारे देश में आए, जब जब युवा पे अत्याचार होगा, युवा एकत्रित होके धर्म को पीछे रखेगा, जाति को पीछे रखेगा। और अगर आज भी आप इस चीज के बारे में देखना चाहते हो ना कि हमारी एकता कितनी है, जो हमारे संविधान में बताया गया, आप एक बार यहाँ आके देखो। यहाँ हर धर्म के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और यही एकमात्र रीजन है क्योंकि यहाँ आज सरकार से ज्यादा जनता खड़ी होगी जितनी उनकी रैलियों में नहीं हो पाई, और वो कभी आंसर करेंगे ही नहीं। तो आप जैसे हर तरह के लोग हैं यहाँ पर, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो जो मेन जेनजी की जो प्रॉब्लम्स हैं, आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं जेनजी से? और जनरेशन जो है अभी काफी क्रिएटिव बच्चे हैं, मतलब काफी आपने स्लोगन्स भी देखे हाँ, होंगे, मैंने देखा। बहुत प्लाकार्ड्स ऐसे हैं जो बहुत अलग अलग चीजें लिखी हैं। तो इनसे देखो, कैसे? मतलब मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे अब तो 10 ईयर हो गए प्रैक्टिस में, पर मैं भी एक टाइम पे एस्पिरेंट थी। मेरे टाइम पे पीएमटी होता था, नीट तो नहीं होता था, बट हम वो स्ट्रगल फेस कर पाते हैं। और आज मैं उन बच्चों के साथ हूँ। रीज़न कि बहुत लिमिटेड सीट है, जितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसके 10% हार्डली गवर्नमेंट सीट है। हर बच्चा वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाता। कितने बच्चों के माँओं ने अपने गहने गिरवी रख दिए, कितने माँ बाप ने अपने घर गिरवी रख दिए बच्चों को कोचिंग देने के लिए, पढ़ाने के लिए।
ठीक है, हर बच्चा एग्जाम में एंट्रेंस हॉल में सिर्फ ये सोच के एंटर करता है कि मेरी गवर्नमेंट सीट क्रैक हो जाए या मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए ताकि मैं पढ़ लिख के अपने माँ बाप का कर्ज उतार पाऊँ। तो मैं क्यों नहीं रिलेट करूंगी, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से, मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा, और हमने वो स्ट्रगल फेस किया कि जब हम हॉल में एंटर करते तो हमारे मन में वो चीज़ आती थी, यार पेपर क्लियर होगा या नहीं, हम वो ले पाएंगे, और अगर नहीं हुआ हमारे पेरेंट्स इतनी फीस कैसे भर पाएंगे। तो वो जो स्ट्रगल है, आज जितने लोग यहाँ हैं ना, पता हर इंसान का स्ट्रगल है, किसी ना किसी जॉब के लिए, कोई लोन चुकाने के लिए। तो अगर आज देश का यूथ, हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके, एकदम कभी बदलाव नहीं आता, बट येस विद टाइम हमारे देश में वो चेंज आएगा। क्योंकि एजुकेटेड लोग जब उस जगह पे बैठेंगे तो वो समझेंगे ना, जिन्होंने कभी उस चीज़ के लिए किया ही नहीं, ठीक है, तो वो उस चीज़ को फील कैसे करेंगे। बिल्कुल, आप एक डॉक्टर हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से गुजरे हैं कि जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, अगर एक बच्चा पूरा मेहनत करता है, बहुत बच्चे लोन भी लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट फिर पेपर लीक हो जाए तो कैसा उन पे गुजरती है, क्या सिचुएशन होती है? सर मैं यही चीज़ कह रही हूँ, जब एग्जाम, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते थे, हमारे मन में ना एक फियर होता था, पता नहीं क्वेश्चन वैसा आएगा, क्या करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दिया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उन्हें आते होंगे, किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट बहुत बेटर होगा, उसको उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो खुश होगा। लेकिन सडनली एग्जाम लीक होना, वो एक जो मेंटल ट्रॉमा है, दैट डिप्रेशन, तो वो बच्चा जब जो बहुत अच्छा करने वाला भी है, कई बार फियर ऑफ लूजिंग दैट थिंग, वो उस डर से ही नहीं कर पाता, और वही बच्चे एट द एंड सुसाइड करते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं। एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए एटलीस्ट मैं कह रही हूँ, हमारे देश में 2 सेक्टर ऐसे हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब सपोर्ट है, सारे देश के लिए है, ठीक है, कोई अपने लिए नहीं है, कोई इंडिविजुअल किसी धर्म के लिए नहीं आया है, ठीक है, सब बंदे पूरे देश के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, चाहे वो दिल्ली से आए हो चाहे वो बाहर से आए हो, ठीक है, और हम भी सबके लिए एक समान ही है जी। क्या लगता है सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ सुनेगी सरकार आप लोगों की? देखो होप तो मेरे को नहीं है, बट हम ट्राई कर सकते हैं, हमारा जो बल है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं तो हिल रही होगी सरकार, कहीं ना कहीं तो पता चल। तो संसद पार इसलिए तो बोला आपसे, अब हमें इस बात का इंतजार नहीं है कि कोई इस्तीफा देगा या नहीं देगा। हमारा असली मकसद तो 2 दिन पहले भी वही था, संसद के पार। बस 10 मिनट के लिए आप थोड़ी सी हटा तो दीजिए सिक्योरिटी, फिर देखिए जलवे। हम तो संसद से निकाल के नंगा करके मारते हुए लेके आएंगे जंतर मंतर चौक तक। कहाँ से आए आप? जी कोटा से, राजस्थान। अच्छा, कोटा से। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं अभी? सर ये भ्रष्ट सिस्टम की वजह से मेरी सगाई टूट गई। मेरी जो फियांसेस थी, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, उसके 615 नंबर आ रहे थे, उसका सिलेक्शन फिक्स था। लेकिन इस चक्कर में ये जो भ्रष्ट सिस्टम है, इस सिस्टम के चक्कर में दोबारा पेपर लीक हो गया, और दोबारा रीनीट जब करवाया, रीनीट में उसके 315 नंबर आए, इस वजह से मेरी शादी पोस्टपोन्ड हो गई है। तो मोदी जी हमें निर्देश देना चाहते हैं कि मैं भी रंडवाऊँ, तुम भी रंडवे रहो, और मैं आज मोदी जी की तरह रंडवाई रह गया, क्योंकि मेरी शादी हो जाती अगर ये पेपर लीक नहीं होता तो। मैं ये इसी प्रोटेस्ट में रहूँगा, और यही जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं यहीं खड़ा रहूँगा, यहीं पे अपनी जान देने। मैं घर से इसलिए निकला हूँ कि शादी तो मेरी पोस्टपोन्ड हो गई है, शादी का अब कोई मानस नहीं, क्योंकि अब दोबारा जब भी वैकेंसी आएगी, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं हूँ, मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब नहीं, तो शादी करने का कोई मतलब नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है। मेरा उद्देश्य था कि दोनों में से एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो हम शादी करते। लेकिन इस करप्ट सिस्टम की वजह से मुझे कुंवारा रहना पड़ेगा, मुझे मोदी जी की तरह रंडवा रहना पड़ेगा। ये इस करप्ट सिस्टम का फेलियर है, और इसको मैं भुगत रहा हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। धीरे धीरे एज निकलती जा रही है, और ये करप्ट का सिस्टम में भ्रष्टाचार करते जा रहे हर जगह पे इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, कहीं भी नहीं छोड़ रखा। क्या लगता है कि अभी जो सरकार है कुछ सुन पाएगी स्टूडेंट की या नहीं सुनेगी? देखिए गूंगी बेरी सरकार है, लेकिन जिस प्रकार से स्टूडेंट डटे हुए हैं, सरकार को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगी तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। उसका नतीजा मैं बता दूं आपको, शायद आप उस टाइम थे यहाँ पर, नहीं थे इस टाइम मीडिया में। साल 2012 में
अन्ना आंदोलन इसी जगह से चालू हुआ था। तो सरकार को खेड़ फेंक मारा था इसी युवा ने, ठीक है। उस आंदोलन में मैं भी था, लेकिन वो एक हाईजेक हो गया था। ये हाईजेक नहीं होने देंगे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की फेलियर सारा आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके युवाओं की बात करते हैं, भारत में आके युवाओं को भूल जाते हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे नीट का पेपर विदेशों में देंगे, हिंदुस्तान में नहीं देंगे, क्योंकि इनको अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत पता है कि क्या इनका फ्यूचर। नेपाल में क्या हुआ, लग्जरी लाइफ के चक्कर में सत्ता बदल दी गई, तख्ते पलट गए। हम नहीं चाहते हमारे देश में वो हो, लेकिन हम तो मोदी जी से हाथ जोड़ के कहेंगे कि इस युवाओं को देख लो, कल का भविष्य यही है। कल ये आपके मंत्रालय में भी होंगे, कल ये डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी इनमें होंगे, सब बड़े से बड़े अफसर इनमें ही होंगे। कि मोदी जी प्लीज़ आज इस सिस्टम को सुधारिए। अगर आप नहीं सुधार सकते तो प्लीज़ आप इसको रिजाइन दे दीजिएगा। धन्यवाद। और जो ये देखिए, ये जंतर मंतर हमारे बाप दादाओं की देन नहीं, ये अंग्रेज़ों की देन थी। अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाया था यहाँ प्रोटेस्ट हो, ये सच्चाई है, ठीक है। ये हमने तुमने नहीं बना दिया। अंग्रेज़ों ने भी इतना हम लोगों पे जुल्म नहीं किया था। अंग्रेजी हुकूमत में हम लोगों पे इतना जुल्म नहीं हुआ हमारे बाप दादाओं पे, जो आज इस सरकार के माध्यम से हम लोगों के ऊपर हो रहा है। तो भाई ये नहीं होना चाहिए। जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो अन्ना आंदोलन से लेके आज, तो उस तख्ता पलट को देख लो, और ये तख्ता दूर नहीं है। सत्ता का लोभी कोई नहीं है। हमने इलेक्शन नहीं लड़ने भाई, हमने रोटी खानी है और कमाना है, ठीक है। मैं अपनी जेब से 1000-1500 रुपए के बिस्कुट लेके आया, यहाँ मैंने बांटे, वो फंडिंग नहीं थी, वो मैंने अपनी जेब के कमाए हुए दिए थे। और नेपाल या पाकिस्तान या ये कैसे फंडिंग नहीं आ रही, ये हमारे तुम्हारी जेब के पैसे, ये इस युवाओं के लिए। आप कुछ जो आप अपनी जेब से भी कर सकते हैं ना, करें भाई। लेकिन इस प्रोटेस्ट को ना, ये नहीं कि हमने प्रोटेस्ट ही करना है इन बच्चों के साथ में। हम इनको सच्चाई, सिर्फ उन जो मांगों पे हम अड़े हुए, वो मांग पूरी हो हमारी। हम यहाँ नेपाल या अफगानिस्तान या तालिबान कुछ नहीं बनने देना चाहते। ये हमारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद अरशद खान, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व विधायक जौनपुर। हमारी पार्टी और पूरे देश के नौजवान, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और पूरे देश का विपक्षी राजनीतिक दल, सारे MP MLA और पूरे देश के नौजवान और छात्र, आज पूरी दुनिया में आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के समर्थन में 120 देशों में कल आंदोलन हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है, जहाँ भी इंडियन लोग रहते हैं। इस जंतर मंतर के छात्रों के, सोनम वांगचुक के समर्थन में, अभिषेक, क्या नाम उसका, अभिजीत दीपके के समर्थन में, इस पूरे छात्रों के आंदोलन में पूरी दुनिया साथ है। और हिंदुस्तान के हर शहर में आंदोलन चला है, आज भी चल रहा है। आज तो दिल्ली में इंटरनेट बंद कर दिया गया, फिर भी लोग रुक नहीं रहे हैं। सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, फिर भी लोग आ रहे हैं। और जो दिल्ली आने वाली ट्रेनें हैं 5-5, 7-7 घंटे लेट कर दी जा रही ताकि लोग ना पहुंचे, फिर भी लोग आ रहे हैं। और अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, और छात्र और युवा यहाँ के कामयाब होंगे, परिवर्तन आएगा और दिल्ली की सत्ता को जाना हो पड़ेगा। अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को जाना पड़ेगा। इस दिल्ली की सरकार को जाना पड़ेगा। अब इनका हिंदू मुस्लिम का नफरत का एजेंडा चलने वाला नहीं, अब रोजगार का एजेंडा चलेगा, शिक्षा का एजेंडा चलेगा, विकास का एजेंडा चलेगा, नौकरी का एजेंडा चलेगा, न्याय का एजेंडा के चलेगा। ये तानाशाही सरकार अब रहने वाली नहीं, इसको जाना ही होगा। और पूरे देश के नौजवान यहाँ आए हैं, इन छात्र और छात्रों को, नौजवानों को हम बधाई देते हैं। और हम सब लोग, पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष और सारे संगठन के लोग, हिंदुस्तान के लोग इस आंदोलन में छात्रों, नौजवानों के जंतर मंतर के आंदोलन के साथ हैं। तो सरकार को इतना टाइम लग गया उनकी बात सुनने के लिए, अभी तक भी बात सुनना छोड़ो, वो खाली सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है कि देश का जो फ्यूचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब है, बट कहीं ना कहीं डायरेक्ट उनसे अच्छे से बात नहीं की जा रही है स्टूडेंट से। ये सरकार तानाशाह है, हिटलर मुसोलिनी के रास्ते पे चल रही है, फासिस्टवाद के रास्ते पे चल रही है। वरना सोनम वांगचुक के पिताजी भी आमरण अनशन बैठे थे लेह लद्दाख में, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, वो गई, उनकी बातों को सुना, माना और उनको जूस पिला के उनका अनशन तोड़वाया, सम्मान दिया। ये डेमोक्रेसी है, जनता की बात को सुनना। जनता ही सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP MLA बनाती है, तो उसको बात सुनना चाहिए।
और उसकी भावनाओं और उसके आंदोलन का सम्मान करना चाहिए। यहीं अन्ना हजारे बैठे थे, 11वें दिन कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन लोगों ने बात माना, उनका अनशन तोड़वाया, लोकपाल विधेयक आया। लेकिन ये सरकार, एक अग्रवाल साहब थे, 101 दिन भूख हड़ताल करके अनशन करके मर गए, उनकी बात नहीं सुना, सम्मान नहीं दिया। और आज सोनम वांगचुक और ये कॉकरोच पार्टी की एक न्यायप्रिय मांग है कि प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री उन्हें हटाया जाए, छात्रों को न्याय दिया जाए, ऐसी व्यवस्था किया जाए कि आइंदा नौकरी या नीट के जो एग्ज़ाम हो उसमें कोई पेपर लीक ना हो, और जो छात्र सुसाइड कर लिए मर गए 17 छात्र, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, सहायता दिया जाए। लेकिन ये सरकार कुछ सुनने वाली नहीं है। तब ये जो नौजवान भी भारत के और छात्र भारत के नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, जो तानाशाह सरकार है, इसको हटाए बगैर हमें लगता है कि जंतर मंतर से जाने वाले नहीं हैं। पूरा हिंदुस्तान साथ है और सब लोग न्याय चाहते हैं, नौजवानों के लिए रोजगार चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। नफरत को भारत से खत्म होना चाहिए और मजहबी एकता चाहते हैं। इस तरह से आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण चलाइएगा, और जब तक आपकी विजय नहीं हो जाती है और नरेंद्र मोदी सरकार चली नहीं जाती है और नौजवानों के लिए ऐसा कानून नहीं बन जाता है कि आइंदा नीट के पेपर लीक नहीं होंगे, नौकरियों के पेपर लीक नहीं होंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, जब तक ऐसा माहौल न दिया जाए तब तक ये आंदोलन चलता रहे। और पूरे देश की जनता यहाँ इकट्ठा लाखों नौजवानों के साथ है, और अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं, कामयाब होगा इंशाअल्लाह। और यहाँ के छात्र और नौजवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, सोनम वांगचुक जिंदाबाद, और यहाँ के छात्र और नौजवान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिंदाबाद, और जौहर यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम विपक्ष जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, और यहाँ पर जो भी आंदोलन में सपोर्ट में आए हैं, किसान, मजदूर, नौजवान, हिंदू, मुसलमान, सब जिंदाबाद। मैं हरियाणा से हूँ। मेरा नाम पंडित राजगुरु है जी। मेरा गांव जला रोहतक में कलोई पड़ता है। और उड़ाई बीच में पैदा हुआ हूँ। मैं यहाँ आया कई दिन से, मैं इस धरने को देख रहा हूँ। पहले जब यहाँ मतलब लोग संसद में गए, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई और हमारी माँ बहनों के कपड़े भी फाड़े गए। सबसे बड़ा ये दुख है। आप मेरे से कोई पूछे तो राहुल गांधी है, मोदी है, ना मैं राहुल गांधी हूँ ना मैं मोदी हूँ, मैं तो अभिजीत हूँ और बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में अपनी नाड़ झुकाता हूँ। ये जो मोदी है जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री, ये मोदी नहीं है, ये मोदी जनरल डायर है। अगर इसने यहाँ फैसला देना था तो पहले ही दे चुकता, लेकिन ये फैसला नहीं देगा। ये जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर लाठी चार्ज करवाई थी, लाखों करोड़ों आदमी भुने गए तोपों से और सारी उसकी पॉलिसी थी। लेकिन सरदार उधम सिंह ने लाखों क्रांतिकारियों का बदला नंदन के अंदर जाकर लिया था। और यहाँ या तो ये फैसला दे दे, नहीं तो ये जलियांवाला बाग बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था महाभारत 18 दिन चलेगी या आपने पराएगी, कोई पहचान नहीं है। लेकिन अगर ये फैसला नहीं दिया, इसमें मेरा भाई भी कोई पुलिस में होगा, मैं उसकी भी गर्दन तार दूंगा। मेरी उम्र है, मेरा जन्म 1961 का है जी। कौन सी जगह से आए हो और आप कह रहे हो कि पैदल आए हो? हाँ, पैदल आया हूँ। कितना टाइम लगा आपको? टाइम तो 2 दिन लगे हैं। अच्छा। रोहतक से चलिया पैदल, टीकरी बॉर्डर तक आया, टीकरी बॉर्डर से फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस कराया, लांगलोई शकूर बस्ती घूमता घूमता और मैं सीधा आया जंतर मंतर। बहुत बढ़िया। 60-68 साल की उम्र में भी अगर ये पैदल वहाँ से हरियाणा से दिल्ली में आ सकते हैं जंतर मंतर पे, तो आप लोग दिल्ली में रहते हुए भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गलत आपके साथ भी है। 20 तारीख होगी, आज 24 होगी, 20 तारीख से चले आइए। रात को मैं फुटपाथ पर सोता हूँ, मैं किसी को बोलता भी नहीं, चाहे मुझे रोटी मिलो ना मिलो, मरण के खातर। अरे हमें क्या है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी, थैंक यू। मैं पटना से हूँ। अच्छा। और हम 15 तारीख से हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ शांतिपूर्वक
जितना मुझसे हो सके उतना लोगों का हेल्प करूं और खुद शांतिपूर्वक धरना में प्रोटेस्ट कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आप जितना शांतिपूर्वक करोगे उतना हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे जो लोग आए हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। तो इसलिए मैं शांतिपूर्वक लोगों का जितना हो सके उतना मदद करने का प्रयास कर रहा हूं और शांतिपूर्वक मैं सबका यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ और सारे लोग जुड़ रहे हैं अदर स्टेट से मेरे से। तो मैं आगे आपको से एक प्रश्न करना चाहूँगा कि हम शांत हैं तो हमारे साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? हम शांत हैं तो हमारे साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? मैं उन ऑफिसर का भी सैल्यूट करता हूँ, इसलिए सैल्यूट करता हूँ कि वो सही गलत जान के भी अनजान बनकर हम लोगों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। जैसे तो हम एक इंसानियत के राह पे चल रहे हैं अभी फिलहाल और आगे भी चलते रहेंगे। मेरा एक ही मकसद है, आप सबसे पहले इंसान हो, उसके बाद कोई पार्टी, उसके बाद कोई मुद्दा। और हमारी सरकार आंख मूंदकर बैठ चुकी है। मैं खासकर नरेंद्र मोदी पीएम हैं, बट उनको हम रिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए मैं उनको नरेंद्र मोदी सिर्फ बोलता हूँ, क्योंकि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे पिलर हैं। आप ही के हर एक प्रश्न से देश चलते हैं, तो आप आंख मूंदकर ना बैठे सर। हम एक आम स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट को समझें। आपके पास वो सारे फंडामेंटल राइट हैं जो आप सही तरीके से लागू करके जहां गलत हो रहा है उसका विरोध आप करवा सकते हैं। ये सिर्फ राष्ट्रपति के हाथों में है। सारे फंडामेंटल राइट जो है ना राष्ट्रपति के पास है। मगर हमारी द्रौपदी मुर्मू जी आज क्या कर रही हैं? आँख पे पट्टी बांधकर और कान को बंद करके वो रूम में बैठ चुके हैं। हम मर जाएंगे सर, हम मर जाएंगे। 1 महीना से यहाँ से हैं, 1 महीना से प्लस हो गया है। आप सोचो ना, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने इंडिया के लिए लड़ रहे हैं सर। हम इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। आप चाहती हो द्रौपदी मुर्मू जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कि आप हमारे भारत का ऐसा स्थिति आ जाए, नेपाल बन जाए, बांग्लादेश बन जाए। आप क्यों मजबूर कर रहे हो हम लोगों को? आर्टिकल 32 हमें राइट देती है कि मैं गलत का गलत तरीके से ही विरोध करूं, क्योंकि मैं सही हूं सर। मैं शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहा हूं ना, तो मुझे फंडामेंटल राइट मिला है 32 अकॉर्डिंग आर्टिकल कि आपके ये राइट मुझे देती है अधिकार, हमें तड़पाए मत। और हमें अधिकार मिला है सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज पहुंचाने का कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं सर कि हमें मरने से बचाएं, हमारे देश को मरने से बचाएं। हमारा देश किसी का गुलाम नहीं है। आज आपका मुंह बंद कर देने से आप सोच सकते हैं एक ऐसा एजेंडा आज बन गया है बीजेपी का, आरआरएस का, कि आज उनको बहुत लोग बहुत समय पहले बहुत प्यार करते थे और आज ऐसा स्थिति आ गया है कि हमारे अदर कंट्री वाले लोग भी उनका प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। अदर कंट्री वाले लोग, इनको पता है क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और आप पीएम होकर, आप न्यायाधीश होकर, आप गृह मंत्री होकर, राष्ट्रपति होकर आप क्यों नहीं देख पा रहे हम लोगों का? क्योंकि मैंने आपको उस सीट पे ले गया है ना, तो मैं चाहूँ तो आपको जबरदस्ती छीनने का अधिकार भी रखता हूँ और ईमानदारी पूर्वक रखने का भी प्रयास करता हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे शब्दों से आपको ठेस पहुँचे, इसलिए मैं रिस्पेक्ट फुली तरीके से आपसे विनती करता हूँ पीएम मोदी जी, प्लीज मत हम लोग को इतना तड़पाइए, आँख खोल लीजिए, मत सोइए। सिस्टम आपको सुला रहा है ना, तो सिस्टम से प्लीज बाहर हो जाइए और देश के लिए आप
कम से कम स्टूडेंट का साथ दीजिए और इस पब्लिक को हौसला दीजिए कि हम लोग शांतिपूर्वक इसको आगे इल्ज़ाम दे। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन है, प्लीज सर अब तो आँख खोल लीजिए। ये जो इंस्पिरेशन है ये कहाँ से मिल रही है आपको? ये ऐसा है ना, मतलब इंस्टाग्राम? हाँ, इंस्टाग्राम समझ लो, ऐसा है मतलब कि सारे हमारे भाई आ रखे हैं तो बस उन्हीं का साथ देने आए हैं हम। सोशल मीडिया तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मेन चीज है जो हमारे भाई आए हैं। तो आप कहाँ से आए? हम तो दिल्ली से ही हैं, लेकिन भाई आए हैं योगी बंदे ने पंजाब से। आप पंजाब से आए हो? पंजाब से यहाँ कल कब आए आप पंजाब से? शाम, कल शाम को। क्यों आए, मतलब ऐसा क्या देखा आपने जो कि आपको पंजाब से यहाँ आना पड़ गया? रेस देखी तो मैंने इंस्टाग्राम पे, देख रहा था कैसे क्या हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।